हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, तत्वों की आवर्तिता हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसके 2-4 टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिए थे, जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ठीक है, आयनिक त्रिज्या, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और हमें उसमें 2 ही चीज़ पढ़नी पड़ती है, एक ग्रुप के लिए और एक पीरियड के लिए। ग्रुप के लिए हम कहाँ से कहाँ चलते हैं? ऊपर से नीचे। और पीरियड के लिए हम कहाँ से कहाँ चलते हैं? लेफ्ट से राइट। तो मैंने तुम्हें कहा था कि कम से कम हमें तत्वों के लिए 7 या 8 पॉइंट क्लियर करने हैं, जिसमें 2 क्लियर हुए हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा था आयनिक त्रिज्या। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं तत्वों की आवर्तिता को आगे बढ़ाते, जो तीसरा पॉइंट हमारा वो है आयनन एंथैल्पी। आज की जो क्लास है वो किसके ऊपर है? आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी क्या है, पहले इसका मतलब समझोगे, फिर उसके बाद आप पता लगाओगे कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो आयनन एंथैल्पी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आयनन एंथैल्पी आप जानते हो, याद करो जब हमने आयनिक त्रिज्या पढ़ी थी, धन आयन और ऋण आयन पढ़ा था ना, धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जैसे याद करो हमने पढ़ा था सोडियम, ये एक उदासीन परमाणु है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने ऊर्जा दी थी कि नहीं दी थी? फिर ये क्या बन गया था? Na+ और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए थे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऊर्जा है ना, इसी ऊर्जा को बोला जाता है आयनन एंथैल्पी। सीधी सी बात है, किसी भी उदासीन परमाणु, सुनना ध्यान से, किसी भी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा बाहर से प्रदान करवाई जाती है, उसी ऊर्जा को कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। बस किसी तत्व या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है, उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखे, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करवाई जाती है, जो ऊर्जा प्रदान करवाई जाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। या इसका एक और नाम है, इसको आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन विभव भी इसको कहा जाता है। अब सोचो, कोई भी उदासीन परमाणु है, आप उसको ऊर्जा दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो धन आयन बन जाएगा। आयनन एंथैल्पी तभी दी जाएगी जब वो उदासीन परमाणु क्या बनेगा? धन आयन। क्या बनेगा? धन आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋण आयन तो बन नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। सोडियम है, आपने उसको क्या दे दी? आयनन एंथैल्पी। आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? IE। ये I और ये E, आपने इसको क्या दे दिया? IE दिया। IE, जब IE दिया तो सोडियम उदासीन से क्या बन गया? धन आयन बन गया, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब आप इस धन आयन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहां पर ये उदासीन है, ये क्या है? उदासीन है। क्या ये? उदासीन है, ठीक है। ये क्या है? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। तो जब ऊर्जा दी गई, जब एनर्जी दी गई, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो गया। जब हमने क्या किया, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एनर्जी दे दी, तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर लिया, तो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है ना, तो हम एक जगह बैठते नहीं है, इधर उधर दौड़ने लग जाएंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई है, तो उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन वहां से भाग गया, मतलब निकल गया। तो सोडियम परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन निकला है, इसने दान किया तो प्लस आ गया, तो ये बन गया धन आयन।
ये बन गया धन आयन, और जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो यहाँ आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या इस धन आयन से भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। जैसे ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम धन आयन है। अब इस सोडियम धन आयन से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो और आयनन एंथैल्पी दे दो, और आयनन एंथैल्पी दे दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na+2। अरे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ ना, एक और निकाल दिया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, जैसे Na+2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने और आयनन एंथैल्पी दे दी तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये हो गया Na+3। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर जो आपने आयनन एंथैल्पी दी थी ना, जो ऊर्जा दी थी वो थी आयनन एंथैल्पी फर्स्ट, ये है आयनन एंथैल्पी फर्स्ट, ये है आयनन एंथैल्पी सेकंड, ये है आयनन एंथैल्पी थर्ड, ये है आयनन एंथैल्पी थर्ड। समझ में आ रही बात? इसे बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी जो ऊर्जा आपके द्वारा प्रदान की जाती है, जिनको इलेक्ट्रॉन लेकर उत्तेजित हो जाते हैं, उस ऊर्जा का जो मात्रक होता है, मतलब ऊर्जा किस में दी जाती है, किलो कैलोरी पर मोल, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। खैर कोई नहीं, आप 2 याद रखो, किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल भी आता है। तो जो एनर्जी हम देंगे ना, वो हम किलो कैलोरी पर मोल में देंगे या फिर किलो जूल पर मोल में देंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो अलग से ऊर्जा दी जा रही है ना, उसी ऊर्जा को कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमने एक बार एनर्जी दे दी तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर कोई बोले सर इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दोबारा दे दो। दोबारा दी जाने वाली ऊर्जा को क्या बोल दिया, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। तो IE सेकंड हो गया ना, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था पहले, एक और निकल गया तो 2 हो गए। फिर और देना चाहते हो तो 2, क्या यहाँ पर क्या हो गया, Na+3 हो गया। समझ में आई बात? तो आयनन एंथैल्पी का मतलब तो समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि आवर्त और वर्ग के लिए आयनन एंथैल्पी को कैसे निर्धारित करोगे। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो आयनन एंथैल्पी घटेगी कि बढ़ेगी, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन एंथैल्पी घटेगी कि बढ़ेगी। चलो पढ़ते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करो किसकी, आवर्त की। पहले आवर्ती पढ़ा जाता है, पीरियड। सबसे पहले किसकी बात करें, पीरियड। अब आपको पता है कि आप बाएं से जब दाएं जाते हो, आप जब बाएं से दाएं जाते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है कि बढ़ता है? बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। ये पढ़ाया हुआ है पहले, पिछले लेक्चर में बताई हुई ये बात। जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना ही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब आप सोचो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, मतलब प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रखा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रखा है। और आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं। देखो ऐसे, जैसे मान लो आप लेफ्ट से कहाँ गए, राइट, तो प्रोटॉन बढ़े, प्रोटॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। जैसे मान लो ये नाभिक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। जैसे बात करो ऑक्सीजन की, बात करो, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, और ये 8 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये लो, ये प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब प्रोटॉनों का बल है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर।
प्रोटोनों की पकड़ है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, वही तो क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा बल लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बल के विरुद्ध, प्रोटोनों के बल के विरुद्ध यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम। कैसे निकालेंगे, ऊर्जा देकर। अरे आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वही तो आयनन एंथैल्पी है। अब आप सोचो, जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है, मतलब प्रोटोनों की पकड़ इलेक्ट्रॉनों पर मजबूत होती जा रही है। फिर भी हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम देनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे सर अगर प्रोटोनों की पकड़ बहुत ज्यादा है तो हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आ गई बात समझ में। अगर आप बाएं से दाएं जाते हो तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज्यादा पावर की आवश्यकता है, ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। और ज्यादा इसलिए लगा रहे क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा हुआ है। ये मैंने समझाया है, बाकी आप इसमें आंसर लिख सकते हो कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इस कारण आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है वो मैंने आपको सारा फिनोमेना समझा दिया। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करें किसकी, वर्ग के लिए, ग्रुप के लिए। अगर आप ग्रुप में कहां से जा रहे हो, ऊपर से नीचे, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है, मतलब परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है ना, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ती है। परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो परमाणु बड़ा होता जा रहा है, कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, 2 3 4 5, तो प्रोटोनों की इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ क्या हो जाती है, कम, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों पर बल ही नहीं लगा रहे, तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जब प्रोटोनों ने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ ही नहीं रखा, इलेक्ट्रॉनों पर को खींचा ही नहीं जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकाल लो, जोर ही नहीं आएगा। पकड़ कमजोर हो गई ना, प्रोटोनों ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींचा हुआ है क्योंकि दूरी बढ़ गई, तो उनकी पकड़ कमजोर है। अब बाह्यतम कक्षा से आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते क्योंकि वो ढीले ढाले पड़े हैं। तो आप सोच सकते हो, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो परमाणु का आकार बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ने से प्रोटोनों की इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। मतलब बहुत कम आपको आयनन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, बहुत कम आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो समझ गए होंगे, जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या हो जाती है, कमजोर। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब आपको नोट्स में मिलेगी, सब नोट्स में लिखा हुआ है ऐसे कैसे। ठीक है, तो एक टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, कौन सा, आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव वाला। अब इसी में एक क्वेश्चन और है मेरा। अभी हमने पढ़ा था कि उदासीन परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो धनायन बनेगा, धनायन से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरा धनायन बनेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे एक तो Na है, Na प्लस है, Na+2 है और Na+3 है, ऐसे है। तो यहां पर प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, तृतीयक आयनन एंथैल्पी, अभी बताया था ना मैंने, तृतीयक आयनन। देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा मान किसका होता है, प्राथमिक आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है या द्वितीय का या फिर तृतीय का, सबसे ज्यादा मान किसका होता है। तो सुनो, सबसे ज्यादा मान होता है किसका, तृतीय का, फिर द्वितीय का, यानी कि टर्सरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान, इसका सबसे ज्यादा मान, सबसे हाई
इसका मान सबसे हाई होता है, इसका मान सबसे लो। क्यों? देखो सीधी सी बात है, जब सोडियम है, आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी तो क्या बना Na+। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई लेकिन प्रोटॉन तो ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैसे बराबर होते हैं, दोनों आपस में बल लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर आएगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर Na+ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो गया Na+2, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है, प्रोटॉनों की पकड़ बढ़ती जा रही है, और प्रोटॉनों की पकड़ बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा हार्ड है, और तीसरे में से तो इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, तृतीयक आयनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहां पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। ये लो ये एक टॉपिक क्लियर हो चुका है, कौन सा? आयनन एंथैल्पी। आई होप समझ में आएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीरियोडिसिटी, ये आप ध्यान से तैयार करोगे। ओके, ये तीसरे नंबर का टॉपिक है। अब नंबर 4 पर है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये कौन सा था? तीसरा। अब नंबर 4 पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको एक नाम, जैसे आयनन एंथैल्पी का एक नाम क्या था? आयनन विभव। इसका भी एक नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। आयनन एंथैल्पी भी एक प्रकार की एनर्जी थी, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। आयनन एंथैल्पी क्या थी कि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं ना, वो आयनन एंथैल्पी होती है, और उससे धन आयन बनता है। और इसमें क्या होता है, जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ग्रहण करने के दौरान भी ऊर्जा निकलती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं आयनन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अपने आप ही जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी तो हम खुद देते हैं, ये एनर्जी स्वतः निकलती है, सेल्फ निकलती है, और इसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो आप मैं क्या बोल रहा हूं, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो ऊर्जा निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी उदासीन परमाणु, या जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इस
प्रक्रम के दौरान, इस प्रक्रम के दौरान ऊर्जा निकलती है। जब किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इस प्रक्रम के दौरान ऊर्जा निकलती है, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। देखो कैसे, ये क्लोरीन परमाणु है, ये क्या है, क्लोरीन परमाणु। इससे एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये बन गया Cl-। क्या बन गया, Cl-। तो यहाँ से एनर्जी निकली है और उसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। समझ में आ रही बात? आयनन एंथैल्पी का उल्टा है, वहां पर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, यहाँ अपने आप निकल रही है। वहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है। बस वहां पे धन आयन बन रहा है, यहाँ पे ऋण आयन बन रहा है, और कुछ नहीं है। वो भी ऊर्जा थी, ये भी ऊर्जा है, बस फर्क इतना है, वो हमें देनी पड़ रही थी, ये अपने आप निकल रही है। ठीक है। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋण आयन बनता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन लेने पर वो नेगेटिव होता है, ऋण आयन बनेगा, तो वहां से ऊर्जा निकलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब आपको तो ये पता लगाना है कि किसी आवर्त के लिए या किसी वर्ग के लिए, किसी आवर्त के लिए या किसी वर्ग के लिए इस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्या प्रभाव पड़ता है, इस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्या प्रभाव पड़ता है, या इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़े किसके लिए, आवर्त के लिए। पीरियड के लिए, पीरियड में कहां से कहां जाया जाता है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। और आपको पता है जब बाएं से दाएं आप जा रहे हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ मजबूत है, फिर भी इलेक्ट्रॉन आके घुस रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन आके घुस रहा। देखो कैसे, जैसे मान लो ये Na+ है, ये सोडियम है। समझना ध्यान से इस चीज को, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया, 6 और 2 8 और 10 11। ये क्लोरीन है, 17 पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इन दोनों को अष्टक पूरा करना, अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार इनको अष्टक पूरा करना होता है। तो देखो या तो क्या हो कि सोडियम के पास कितने की कमी चल रही है, 7 की, क्लोरीन के पास कितने की कमी चल रही है, 1 की। अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ही वो परमाणु स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, अपना पूर्ण स्थायित्व प्राप्त करता है। तो क्लोरीन के पास 8 तो नहीं है, 7 है, 1 चाहिए। इसके पास 1 ही है, 7 चाहिए। तो या तो ये हो कि क्लोरीन अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे दे, या फिर ये हो कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। ठीक है, तब दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा कैसे होगा, अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास 8 हो जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, मतलब ये क्लास भी हट जाएगी। फिर इसकी बाह्यतम क्लास दूसरी रहेगी, और दूसरे में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात, 3s1। तो अब देखो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे या 1 इसको दे दे। तो सुनो ध्यान से, समझदारी यही है कि सोडियम चुपचाप अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को। क्यों, क्योंकि सोडियम की इतनी हिम्मत नहीं है कि क्लोरीन से 7-7 इलेक्ट्रॉन खींच सके, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत पावर चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को, और ये कितना हो जाता है, 8। ये 1 हट गया तो इसके पास भी कितने हो गए, 8। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर प्लस आ गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर माइनस आ गया। समझ गए बात। अब देखो क्लोरीन ने लिया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने पर जो ऊर्जा निकली है, हमने ऊर्जा जो दी है वो आयनन एंथैल्पी है। यहाँ पर क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसमें भी ऊर्जा निकली है, और वही ऊर्जा कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाए,
ये क्लोरीन परमाणु कितनी क्लास है इसके पास? 1, 2 और 3। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से बता रहा हूं, ये क्रॉस का निशान का मतलब है इलेक्ट्रॉन। दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? है नहीं, अब नहीं, पहले कितने थे? 7 ही थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया? सोडियम ने। तो वो 1 यहाँ आ जाएगा ना। अब आप सोचो, ये सब इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज है, सब इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज है, और माइनस माइनस का मतलब है समान प्रकृति का आवेश है, तो ये पहले ही दूर दूर रहते हैं। अब सोचो, इतना भयंकर आवेश लग रहा है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन और घुस रहा है कि माइनस वाला माइनस वाले की तरफ आ रहा है, माइनस वाला माइनस वाले की तरफ आ रहा है, जबकि आ ही नहीं सकता। माइनस माइनस तो दूर भागेंगे, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस भी दूर जाएंगे, माइनस माइनस भी दूर जाएंगे। हाँ, माइनस प्लस या प्लस माइनस पास पास आ सकते हैं। तो ये पहले से ही माइनस है और आने वाला भी क्या है? माइनस है। तो माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो फिर भी ये इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती जाकर घुसेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने इधर से एनर्जी दे रखी है निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर जाकर घुसेगा, ये माइनस ये माइनस, जब इनमें प्रतिकर्षण होगा ना, तो वहां से ऊर्जा निकलती है। प्रतिकर्षण होने के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब आप सोचो, बाएं से दाएं जाओगे तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, मतलब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ मजबूत होगी। इन सब इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन खींच रहा है, प्रोटॉन खींच रहा है। अब यहाँ पर कितना भयंकर प्रतिकर्षण है, सारे पास पास है, अब फिर भी इलेक्ट्रॉन आके घुस रहा है, तो वो जबरदस्ती घुस रहा है। तो उसको घुसने पर ज्यादा, जब वो घुसेगा ना, तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होगा और ज्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे मेरे 2 हाथ के बीच में ऐसे समझना, मेरे इन दोनों हाथों के बीच में आप जबरदस्ती तीसरा हाथ फंसाओगे तो घर्षण होगा, उस दौरान एनर्जी निकलेगी। अगर मेरे हाथ दूर दूर है, बीच में हाथ फंसा दिया, कोई एनर्जी नहीं निकल रही, हाथ बिल्कुल चिपके हुए हैं और बिल्कुल ऐसे टच करके आप फंसा रहे हो, तो हाथ गर्म हो जाएगा ना ऐसे, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जबरदस्ती घुसेगा ना, तो एनर्जी निकलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, तब तो इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, तब तो आनंद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होगा। लेकिन जब प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ मजबूत होगी, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को घुसने में जोर आएगा, जबरदस्ती घुसेगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। कब? जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो। तो वी कैन से दैट, आप कह सकते हो इस चीज को, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। सेम उसकी तरह है, आयनन एंथैल्पी की तरह। समझ गए? प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। समझ गए? ये बात तो थी किसके लिए? आवर्त के लिए। अब हम पढ़ते हैं किसके लिए? ग्रुप के लिए, यानी कि वर्ग के लिए। पीरियड। अगर एक वर्ग में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एक ही आंसर निकलता है हर बार, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है। अब आप भी सोच सकते हो, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर पड़े आराम से, प्रतिकर्षण कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जाके घुस जाएगा। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन घुसेगा उतनी ही कम ऊर्जा निकलेगी, और जितना जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन घुसेगा ना, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। ठीक है? जैसे एक लाइन लगी हुई है, एक लड़का वहां पर खड़ा है, एक लड़का वहां पे, तीसरा लड़का आके बीच में खड़ा हो जाता है, किसी को पता ही नहीं लगता, और दो से चिपके हुए खड़े हैं, तीसरा बीच में जबरदस्ती घुस रहा है उसके बीच में,
तो पता लग जाएगा आसपास वाले को भी। तो आप कह सकते हो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। आई होप व्हाट वाज अंडरस्टूड आपको समझ में आ गया होगा। दो टॉपिक हमने क्लियर किए, एक तो आयनन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। बाकी जो भी टॉपिक आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।